हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एनटीपीसी का प्रीवियस पेपर लेके आए हैं जो कंटिन्यू सेशन चल रहा है, उसी का एनालिसिस करवा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं एनटीपीसी का, तो आपको पता है कि एनटीपीसी में अगर पीटी का बात करिएगा तो पीटी में आपको 40 नंबर जीए देखने को मिलेगा और 30 नंबर रीजनिंग देखने को मिलेगा और 30 नंबर मिलेगा मैथ देखने को। लेकिन यही अगर मेंस में बात करिएगा तो मेंस में 10 नंबर बढ़ जाता है और 50 हो जाता है, ये भी 5 बढ़ जाता है 35 हो जाता है और ये भी 5 बढ़ जाता है तो 35 हो जाता है। लेकिन आपको हम बताते हैं कि यहाँ जो जीए का पोर्शन है जेरा में 7 से 8, 8 से प्लस ही जाता है, एक करेंट अफेयर्स रहता है इसमें है। इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए कि कौन सी जीवधारियों का वर्गीकरण की मूल इकाई है। बोला है कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण का मूल इकाई है, तो जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई होता है जाति। जीवधारियों का वर्गीकरण की मूल इकाई का अगर पूछेगा तो जाति होता है। कौन सी जीवधारियों की वर्गीकरण की मूल इकाई है, तो वर्गीकरण की मूल इकाई होता है जाति। अगर हम वर्गीकरण का बात करिएगा तो वर्गीकरण का जनक कहा जाता है किसको, तो ये कहा जाता है कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, लिनियस को कहा जाता है। और ये दो प्रकार का दिया था, द्विव प्रणाली कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने दिया था द्विव जगत प्रणाली दिया था, जिसमें पहला दिया था वंशपति दिया था। और अगर दूसरा का बात करेगा तो दूसरा दिया था प्राणी। और इसको हम कहते हैं द्विव जगत प्रणाली। क्या कहते हैं, तो द्विव जगत प्रणाली कहते हैं। तो आपसे पूछेगा द्विव जगत प्रणाली किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। एक वनस्पति और दूसरा प्राणी दिया था। अगर हम बात करते हैं वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, व्हिटेकर। कौन आया था, तो आर.एच. व्हिटेकर आया था। आर.एच. व्हिटेकर आया और आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दिया। 5 जगत प्रणाली दिया। और 5 जगत प्रणाली में अगर पहला बात करेंगे तो पहला था मोनेरा। क्या था, तो मोनेरा था। अगर दूसरा का बात करिएगा तो दूसरा था प्रोटिस्टा। अगर तीसरा का बात करिएगा तो तीसरा था कवक। अगर चौथा का बात करेगा तो चौथा में दिया था वंशपति। और पचमा का बात करेगा तो पचमा दिया था प्राणी। क्या चीज, प्राणी। तो ये बताइए 5 जगत प्रणाली आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक और वनस्पति और प्राणी। लेकिन द्विव जगत प्रणाली बोलेगा तो द्विव जगत प्रणाली कैरोलस लिनियस ने दिया था। और वर्गीकरण का जनक कैरोलस लिनियस को ही कहा जाता है। अगले प्रश्न में देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बताइए जीवधारियों का वर्गीकरण की मूल इकाई। जो जीवधारी होता है ना, उसका मूल इकाई होता है जाति। क्या होता है, तो मूल इकाई होता है क्या चीज, तो जाति होता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। कौन सा क्षेत्र है जो भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। तो आपको हम बताते हैं कि सबसे ज्यादा अगर जीडीपी का जो योगदान देता है वो देता है तृतीय क्षेत्र। कौन सा देता है, तो तृतीय क्षेत्र देता है। अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था का बात करते हैं, तो अर्थव्यवस्था मुख्य क्षेत्र से 3 प्रकार में बांटा गया है। कितने प्रकार में, तो 3 प्रकार में बांटा गया। एक बांटा गया प्राथमिक क्षेत्र, एक हुआ प्राथमिक क्षेत्र और एक हुआ है द्वितीय क्षेत्र और एक होता है तृतीय क्षेत्र। अगर बात करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्राथमिक क्षेत्र में जो आता है कृषि हो गया, वानिकी हो गया। अगर प्राथमिक क्षेत्र का बात करिएगा तो ये आता है जैसे कृषि हो गया, वानिकी हो गया। इसी तरीके से अगर बात करिएगा तो खनन हो गया। और इसी में बात करिएगा जो भी धरती से कच्चे माल निकलता है, कच्चे माल निकलता है, वो जाता है प्राथमिक श्रेणी में। लेकिन अगर द्वितीय श्रेणी का बात करते हैं तो जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ये द्वितीय श्रेणी में जाता है। फिर विद्युत उपकरण हो गया, विद्युत उपकरण का अगर बात करिएगा तो विद्युत उपकरण में जाएगा द्वितीय में। अगर इसी में बात करेंगे तो रसायन हो गया, ऊर्जा हो गया और गन्ने का उद्योग हो गया, द्वितीय में जाता है। अगर हम बताते हैं तो औद्योगिक जितना भी जाएगा, औद्योगिक वो सब जाएगा द्वितीय में। तो औद्योगिक भी जाएगा किसमें, द्वितीय में।
अगर औद्योगिक का बात करिएगा तो औद्योगिक भी जाता है किस में, तो औद्योगिक जाता है किस में, तो द्वितीय में। लेकिन तृतीय श्रेणी का अगर बात करिएगा तो तृतीय श्रेणी में आता है, जिसे तृतीय श्रेणी में व्यवसाय को सेवा देना, व्यवसाय को सेवा प्रदान करना, उसी तरीका से उपभोक्ता को सेवा प्रदान करना, खुदरा बिक्री, परिवहन, रेस्त्रे या सेवा उपयोग या आश्रम, ये सब होता है किसमें, तो तृतीय श्रेणी में होता है। तो सेवा में सबसे ज्यादा अगर बात करिएगा तो सेवा में ही जाता है, 80% इसमें जाता है, 80% सेवा क्षेत्र में। इसीलिए आपसे प्रश्न में पूछा भी गया है कि कौन सा क्षेत्र भारत के जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है, तो तृतीय क्षेत्र देता है, जिसको हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें सेवा क्षेत्र में खुदरा आएगा, बिक्री आएगा, व्यवसाय को सेवा प्रदान करना, या उसी तरीका से अगर हम आश्रम का बात करेंगे, या यह क्षेत्र है जो आम जनता को और व्यवसायों को भी सेवा प्रदान करता है, वो तृतीय क्षेत्र होगा। आपसे सिंपल पूछेगा कि बताइए कि जीडीपी का सर्वाधिक योगदान तृतीय क्षेत्र, अगर तृतीय क्षेत्र नहीं दिया तो सेवा क्षेत्र मारिएगा। क्या मारना है, तो सेवा क्षेत्र मारना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न में बोला गया है, अगर इसमें बात करते हैं कि सूर्य चक्कर लगाने में, अगले प्रश्न में बोला गया है कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टान छोटे छोटे टुकड़े में क्या क्या कहा जाता है। जैसे मानते हैं कि सूर्य है, तो इस सन है, और इस सन के चारों ओर छोटे छोटे टुकड़े जो लगाता है चक्कर, सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ा को क्या कहा जाता है, उसको हम उल्का पिंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उल्का पिंड बोलते हैं। लेकिन यहाँ कंफ्यूज ये होइएगा, लेकिन उल्का पिंड पर ना जाके आप क्षुद्र ग्रहण मार के चलाइएगा, क्योंकि क्षुद्र ग्रह भी एक काम होता है जो छोटे छोटे कण में रहता है, लेकिन ये रहता है मंगल और बृहस्पति के बीच में रहता है। अगर हम बात करते हैं कि सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े, मतलब सूर्य का ही बात कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़े, उसको हम बोलते हैं उल्का पिंड। लेकिन आपको हम बताते हैं कि सन में, जिसे कि मानते हैं कि यहाँ सूर्य है, यहाँ अगर हम मानते हैं कि सूर्य है, तो सूर्य के बगल में होता है बुध, ये हो गया बुध। अगर हम बात करेंगे बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र, और शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, मंगल, और मंगल के बाद जस्टे आता है कौन, तो बृहस्पति। मंगल के बाद आता है कौन सा, तो बृहस्पति। क्या आता है, तो बृहस्पति आता है, बृहस्पति आता है। और बृहस्पति के बाद हो गया यूरेनस, बृहस्पति के बाद हो गया यूरेनस, और यूरेनस के बाद हो गया नेपच्यून, यूरेनस के बाद हो गया नेपच्यून, यूरेनस के बाद क्या हो गया, तो नेपच्यून हो गया, यूरेनस के बाद नेपच्यून हो गया। अगर हम आपको बताते हैं कि यहाँ जो क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड जो पाया जाता है, वो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में पाया जाता है। जैसे मानते हैं ये लेयर अगर बनाएंगे, तो ये जो लेयर हम बना रहे हैं ना, यहाँ जो पाया जाता है वो क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। जैसे ई हो गया क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाया जाता है क्षुद्र ग्रह, मंगल और बृहस्पति। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए क्षुद्र ग्रह किनके किनके बीच में होता है, तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है, जिसको हम एस्ट्रॉयड बोलते हैं। लेकिन आपसे प्रश्न में पूछा गया कि सूर्य के चक्कर लगाने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहा जाता है, तो उसको हम उल्का पिंड कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो उल्का पिंड कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि कौन सा अलौह धात्विक खनिज नहीं है। अलौह धात्विक खनिज का अगर बात करते हैं तो अभ्रक है जो अलौह धात्विक खनिज नहीं है। अगर हम अभ्रक का बात करते हैं तो ये होता है जो उष्मा का सुचालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है, सुचालक होता है। लेकिन विद्युत का अगर बात करेगा तो विद्युत का कुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है। इसीलिए देखिएगा आयरन का जो नीचे प्लेट में लगा हुआ रहता है वो अभ्रक का ही स्तर लगा लेप किया हुआ रहता है। अगर तांबा का प्रयोग करिएगा तो तांबा को तड़ित चालक में उपयोग करते हैं, तड़ित चालक में, तड़ित चालक में उपयोग करते हैं, तड़ित चालक में उपयोग करते हैं किसका, तांबा का। अगर लेड का बात करिएगा तो जो फ्यूज बनाते हैं, फ्यूज में पीबी प्लस एसएन का उपयोग करते हैं, पीबी प्लस एसएन का उपयोग करते हैं। फ्यूज में किसका उपयोग करते हैं, तो पीबी प्लस एसएन का उपयोग करते हैं। तड़ित चालक में किसका उपयोग करते हैं, तो कार्बन का उपयोग करते हैं, तड़ित चालक में कार्बन का उपयोग करते हैं। अगर बॉक्साइट का बात करिएगा तो बॉक्साइट का है जो एल्युमिनियम का यस्क है, चाहे तो बॉक्साइट बोल दे, बॉक्साइट के बाद हेमेटाइट बोल दे, हेमेटाइट बोल दे, हेमेटाइट बोल दे, या हेमेटाइट के बाद मैग्नेटाइट बोल दे, मैग्नेटाइट बोल दे, या मैग्नेटाइट के बाद सीडे राइट बोल दे, सीडे राइट बोल दे, सीडे राइट बोल दे, और सीडे राइट के बाद अगर बोल सीडे राइट हो गया। और बात करते हैं हेमेटाइट, हेमेटाइट का देखिएगा तो हेमेटाइट का दूसरा नाम होता है फेरिक ऑक्साइड,
इसी का दूसरा नाम अगर पूछेगा तो फेरिक ऑक्साइड इसका दूसरा नाम है। और फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है FeO3 होता है, Fe2O3 होता है। तो ये किसका हो गया? तो एल्युमिनियम का। इस सारा एयस्क जो लिखे हैं उस सारा एयस्क किसका है? तो एल्युमिनियम का है। लेड का बता दिए कि Pb+Sn का उपयोग करते हैं। Pb+Sn किस में? तो फ्यूज में। तड़ित चालक में प्रयोग करते हैं तांबा का, और अभ्रक का प्रयोग करते हैं किसमें? तो अलौह धात्विक खनिज है, अलौह धात्विक खनिज है। अगले प्रश्न देखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन के सहयोग आंदोलन के चलाने के लिए राजी कर लिया था? प्रश्न में बोला है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज्य के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिए थे? हम आपको बताते हैं कि जो असहयोग खिलाफत आंदोलन जो चला था, वो खिलाफत जो आंदोलन चला था 1919 में। कब चला था? तो 1919 में खिलाफत आंदोलन चला था। लेकिन अगर बात करते हैं खिलाफत आंदोलन में जब चल रहा था तो खिलाफत आंदोलन का भी अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी। और खिलाफत आंदोलन में जितने भी मेंबर थे, जितने भी लोग जुड़े हुए थे, उनको भी वो मना लिए थे किसमें पार्टिसिपेट करने के लिए? तो असहयोग आंदोलन में। और इसीलिए यहाँ के लोगों को लेके चला कहाँ? तो असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ है। अब बताते हैं कि 1920 जो 1919 चल रहा था, बोला है कि सात स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। तो इस जो सम्मेलन चला था, एक असहयोग आंदोलन, वो चला था कहाँ? तो कोलकाता में चला था। कहाँ चला था? तो कोलकाता में चला था। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में। किसने राजी कर लिया था? तो कोलकाता अधिवेशन में राजी कर लिया था। आपको हम बताते हैं कि यहाँ जो चला था वो खिलाफत आंदोलन का अगर बात करेगा तो वो चला था, स्टार्ट हुआ था 1919 में। लेकिन यहाँ भी सपोर्ट किए थे महात्मा गांधी जी। इसी के कारण महात्मा गांधी के यहाँ के लोग के द्वारा भी असहयोग आंदोलन में सहयोग मिला। और असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ। लेकिन असहयोग आंदोलन जब चलते चलते जब आया 5 फरवरी 1922 को हो गया चौरी चौरा कांड हो गया। चौरी चौरा कांड हो गया। और चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था। 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया। क्या किया गया था? तो बंद कर दिया गया। किसके कारण? तो चौरी चौरा कांड के कारण। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण उसी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने इसको स्थगित कर दिए। अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 में। 1924 में कहाँ किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन किए थे। बेलगांव में। कहाँ किए थे? तो बेलगांव किए थे। अगर महात्मा गांधी का अगर बात करिएगा, महात्मा गांधी का, तो महात्मा गांधी 1893 में दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए केस लड़ने के लिए कहाँ गए थे? तो साउथ अफ्रीका गए थे। फिर महात्मा गांधी का अगर बात करिएगा तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका चलाए थे। फिर हिंद स्वराज भी पत्रिका चलाए थे। फिर इंडियन बोलता है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस के भी स्थापना किए थे। नेटाल इंडियन कांग्रेस का भी स्थापना किए थे। फिर साउथ अफ्रीका में फिनिक्स फॉर्म का भी स्थापना किए थे। अगर महात्मा गांधी लौटे थे साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया, इस प्रश्न में देखिएगा, बोला अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विकास बैंक का सम्मान इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? बोला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर
रिकंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट को समान इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है। किसका? तो वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को समानता इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के रूप में जाना जाता है। आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक और IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये दोनों को जुड़वा वाहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जुड़वा वाहन भी कहा जाता है, जुड़वा वाहन, क्योंकि इसका स्थापना जो हुआ था वो स्थापना हुआ था 1944 में। 1944 में ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में हुआ था। ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक का कितने अध्यक्ष सदस्य हैं, तो इसमें 189 सदस्य हैं, और इसका बात करेगा तो इसमें 190 है, जिसमें लास्ट में जुटा है कौन? तो साउथ सूडान जुटा है, साउथ सूडान जुटा है। अगर बात करते भारतीय रिजर्व बैंक का, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। अगर हम बात करते हैं कि उस समय जो भारतीय गवर्नर कौन था, तो CD देशमुख था। भारतीय गवर्नर पूछेगा तो CD देशमुख। भारतीय गवर्नर अगर पूछेगा कि बताइए इंडिया के भारतीय गवर्नर कौन था, तो CD देशमुख था, CD देशमुख था। अगर बोलेगा कि गवर्नर कौन था, पहले गवर्नर कौन था, तो था O स्मिथ। कौन था? ओ स्वर्ण स्मिथ था, ओ स्वर्ण स्मिथ। इसी का अगर बात करेगा भारतीय रिजर्व बैंक का, तो राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, वो हुआ था 1949 में। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। गवर्नर कौन था? तो ओ स्वर्ण स्मिथ था। और पूछेगा भारतीय गवर्नर कौन था, तो CD देशमुख था। कब गठन हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को गठन हुआ, 1935 को। अगर हम SBI का बात करेंगे, SBI का, तो SBI का हम बताते हैं आपको कि भारतीय जो SBI है, भारतीय स्टेट बैंक, तो भारतीय स्टेट बैंक जो पहले था वो पहले 3 बैंकों से मर्ज होके, ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बम्बे मर्ज होके बना था कौन? तो इंपीरियल बैंक। और इंपीरियल बैंक बना कब? तो इंपीरियल बैंक बना था 1921 में। इंपीरियल बैंक बना, इंपीरियल बैंक बना। और यही इंपीरियल बैंक को राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में, और 1955 में राष्ट्रीयकरण करके यही इंपीरियल बैंक को बना दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया 1955 में। तो इस बैंक का, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, विश्व बैंक होगा। अगले प्रश्न पर देखिए, इस प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में बोला गया है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP से अवमूल्यन को घटाने पर, क्या बोला है कि GNP से अवमूल्यन, डिफ्रेक्शन जो होता है, अवमूल्यन को घटाने पर, आपको क्या प्राप्त होगा? तो बोला है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो NNP होता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। तो ये होगा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अगर GDP का बात करिएगा कि GDP क्या होता है, तो जो GDP होता है जो सभी अंतिम वस्तुओं को और सेवाओं पर किया गया कुल खर्च बताता है, मतलब अंतिम वस्तुओं पर और सेवाओं पर किया गया कुल खर्च को बताता है, उसी को हम कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो कौन सा? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP। जब GNP को D मतलब डिफ्रेक्शन हटावेंगे तो क्या आवेगा? NNP आवेगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा। अगले प्रश्न देखिएगा, समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो समुद्री ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा नहीं है, यह है जो सूर्य का है। किसका है? तो सूर्य का स्रोत है। महासागरीय तापीय ऊर्जा किसका है? तो समुद्री ऊर्जा का स्रोत है। तरंग ऊर्जा भी निकलता है तो समुद्री ऊर्जा का। और ज्वारीय किसका है? तो समुद्री ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन सौर ऊर्जा है जो समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, सौर ऊर्जा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगले प्रश्न, इस प्रश्न में देखिएगा, आपसे प्रश्न में पूछा गया है, बोला गया है कि जीने के अधिकार
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अगर हम आपको बताते हैं कि जीने का अधिकार का, तो अगर जीने का अधिकार जो दिया गया है वो दिया गया आर्टिकल नंबर 21 में। किस में दिया गया? तो आर्टिकल नंबर 21 में। इसी आर्टिकल में बोला है प्राण एवं देहिका, प्राण एवं देही देही की स्वतंत्रता, प्राण एवं देही की स्वतंत्रता। और इसी आर्टिकल में निजता का अधिकार भी है। निजता का अधिकार भी किस में है? तो अनुच्छेद 21 में है। बोला है कि जीने के अधिकार मतलब राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस में दिया है? तो 21 में दिया है। आपको हम बताते हैं कि आपातकाल के दौरान भी 20 और 21 भंग नहीं होता है। 20 और 21 भंग नहीं होता है। आपसे प्रश्न में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए कौन ऐसा मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होता है? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 है जो आपातकाल के दौरान भी खत्म नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं इसी में ऑप्शन में देखिएगा 15 जो दिया है वो दिया है जाति धर्म लिंग से, जाति धर्म और लिंग से दिया है। 16 का दिया है तो ये दिया है समान संरक्षण के लिए देता है, जो मतलब कि जो आरक्षण का बात करता है तो आरक्षण का जिक्र इसमें किया गया है, आरक्षण का जिक्र किया गया है। 21 बताती है। 14 है जो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता किसमें हो गया था? 14 में। विधि के समक्ष समानता लिया गया था कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया था, ब्रिटेन। इसी में एक और चर्चा है विधि के समक्ष समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण। इसी में चर्चा है कानून के समान संरक्षण। आप कहिएगा ये कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था अमेरिका से। कहाँ से? तो अमेरिका से लिया गया था। तो 15 हो गया जाति धर्म लिंग, 16 हो गया आरक्षण का, 21 हो गया जाति क्या बोलते हैं 21 हो गया जो प्राण एवं देहिका का जो राइट टू लाइफ हो गया, और 14 हो गया विधि के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर इसी प्रश्न में पूछ लिया जाता है, एक सेकंड, इसमें पूछा जाएगा कि ये बताइए समता या समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये पड़ता है 14 से 18 तक। अगर स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो 19 से 22 तक पड़ता है। फिर पूछेगा शोषण के विरुद्ध का अधिकार पूछेगा तो 23 से 24 हो गया। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछेगा तो ये हो जाएगा 25 से 28। और अगर पूछेगा कि अल्पसंख्यक के बारे में कि अल्पसंख्यक किस में है, तो ये 29 से 30 पड़ता है। और एक पूछेगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो पूछेगा 32 होता है। लेकिन ये बताइए ये होता है 6। मौलिक अधिकार का अगर बात करिएगा तो पहले था 7, लेकिन अब कितना है? तो 6 है। इसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और उसको कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसे हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था। अगले इस प्रश्न में बोला है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 को जोड़ा गया था? तो 21(1) को किस भारतीय संविधान द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 86वां संविधान संशोधन 2002 को द्वारा 21(1) को जोड़ा गया था। इसमें शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था और 21 के ए में जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन हुआ था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और किस में जोड़ा गया? तो 21 के ए में जोड़ दिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्त बता देते हैं कि इस सेट में आपको प्रश्न 85 तक ही देखने को मिला था जो जीए का पार्ट हम करवा रहे हैं, और इसी तरीका से आगे जो प्रश्न है आपको मैथ और रीजनिंग है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ऐसे मैथ का भी सेशन आता है, उसको भी आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से पेपर सेट किया जाता है मैथ का। तो अगर आपका ये सेशन पसंद आया है आपको, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर अपना राय दीजिएगा। ये सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।